नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जापान के शहर से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। हमेशा आपको कोई ना कोई मैं एक व्लॉग भेज रहा होता हूँ। आज मेरे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब कायदर यूनिवर्सिटी के हमारे बहुत प्यारे दोस्त के साथ हैं। मैं चाह रहा था इनके साथ ऑनलाइन तो बात होती रहती है, मैंने कहा आज इनसे फिजिकली मिलके कोई ना इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपसे ऑनलाइन तो बात होती रहती है और चैनल पे भी बात होती रहती है। मुझसे ज़ाती तौर पे इस तरह मिल के जो फीलिंग होती है, मुझे बड़ी खुशी महसूस। आपको कैसा महसूस हो रहा है फिजिकली मिल के? यकीनी तौर पे एक जापान से पाकिस्तानी निज़ाद एक दोस्त आ जाएं और फिर वो जापान की नई ताज़ी खबरें भी लेकर आएँ और जापान की खुशबू भी लेकर आएँ, जिसमें पाकिस्तान की खुशबू भी मौजूद हो और जापान की भी हो, तो वो फिर हमें मौसम बहार आते हुए लगता है। मौसम बाहर आता लगता है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब से मैं आपके व्लॉग देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बड़े इन्फॉर्मेटिव होते हैं और मैं उससे सीखता भी रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अब तक आप उस मुल्क में रह के अपने फील ना करें स्पिरिट के साथ, यू कैन नॉट एनालाइज इट। लेकिन आपकी एनालाइज करने का जो तरीका कार है, जो आपकी विजन है, वो मुझे बड़ा क्लिक करती है। तो हमेशा आप मुझसे सवाल करते रहते हैं। मैं चाह रहा था आज आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाए। आप कि बदला लेना चाहें? बदला क्या लेना सर, असल में कि इंटरनेशनल मेरे क्वेश्चन होंगे इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए। अच्छा। ये इसको डबिंग की जाएगी वगैरह, कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को हम जो देख रहे हैं ना, बड़ा नेगेटिव दिखाया जाता है सर बाहर की मीडिया में। मतलब कि कोई हालात ठीक नहीं है, टेररिज्म है, कोई पता नहीं सियासी हालात ऐसे हैं, बड़ी नेगेटिव से किस्म की दिखाई जाती है। लेकिन असल में मैं पूछना चाहूँगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी इन हालात को पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान दुनिया में बहुत अच्छे नाम से जाना जाता था। जी। 1970s, लेट 70s, 1979 से पहले जब सोवियत इंटरवेंशन होती है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तानी सोसाइटी वाज वेरी वाइब्रेंट एंड मैनी डिप्लोमेट्स जो यहाँ पे सर्व करते थे, दे डिजायर्ड कि उनका काश घर हो कराची के अंदर। कराची हो। कराची दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी मशहूर डेस्टिनेशन थी। लोग यहाँ पे आते थे न्यूयॉर्क के बाद और पेरिस के बाद। और पाकिस्तान की हर इदारा प्रॉपरली काम कर रहा था। पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ पोजीशन के ऊपर थी और एक कोहेसिवनेस, सोशल कोहेसिवनेस, हम आहंगी माशरती और सियासी हम आहंगी आपको नजर आती थी। 79 के बाद बदकिस्मती से दुनिया में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक ईरान का रेवोल्यूशन आया, जिससे वेस्ट को खतरा हुआ कि ये पहला रिवॉल्ट था अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर। सियासी तौर पे तो आज़ादी हासिल कर ली थी, लोगों को गलत फहमी है कि गालिबन कोई ये मजहबी इनकलाब था। मजहबी नहीं था, इट वाज फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द वेस्ट और कल्चरल आज़ादी थी। तो उसका डोमिनो इफेक्ट जाना था इराक में, टर्की में, पाकिस्तान में। तो उसको रोकना के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई, क्योंकि अमेरिकन स्ट्रेटजी जो ट्विन पिलर स्ट्रेटजी थी, जिसमें एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ ईरान अमेरिकन मफादात का मिडल ईस्ट में ख्याल करते थे। और ये दोनों ममालिक मिलकर 1956 में नासिर के खिलाफ पैन अरबिज्म को इन्होंने रोका। अब ईरान उसमें से निकल गया। दूसरी डेवलपमेंट जो थी वो सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन था अफगानिस्तान में, और उसकी वजह से जो डॉलर वाला जिहाद था, डॉलर जिहाद कहते हैं, वो लड़ा गया अफगानिस्तान में। पहले डॉलर जिहाद नहीं था, 3 साल तक पाकिस्तान ने खुद अकेले लड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को डर ये था कि ये पाकिस्तान में सोवियत इंटरवेंशन हो जाएगी। और इस हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो आखिरी ख़त अगर आप देखें, जो मुनीर खान को उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास स्ट्रेटजिक वेपन नहीं होगा तो ये जो सुपर पावर मैं देख रहा हूँ कि अफगानिस्तान में इंटरवीन करेगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज नहीं रहेगी। उन्होंने उसी वक्त प्रिडिक्ट कर दिया था जेल से ही। और वो चाहते थे कि मुनीर खान इस प्रोग्राम को, चाहे वो रहें या न रहें, इसको कंटिन्यू करें। तो उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज वो टार्निश हुआ, बिकॉज हमारा पासपोर्ट अफगान भाइयों के हाथों में लग गया। क्लेशन ऑफ कल्चर, हीरोइन कल्चर, सेक्टेरियनिज्म, जो जहादिज्म को शुरू किया था अमेरिकन ने, जो टेक्स्ट बुक लिखा, तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया। हमने सोवियत फ्रंट पे, एक्सटर्नल फ्रंट पे वॉर जीती, लेकिन इंटरनल फ्रंट पे हमने वॉर नहीं जीती, हमने हारी। और उसकी यहाँ पे जो हमारी इंटरनल पॉलिसी थी, जो पॉलिसी मेकर्स थे, वो गालिबन इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, इसको वो उसके बारे में वो जान नहीं पाए कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स हमारे ऊपर क्या आएंगे और उसके लिए हम क्या पॉलिसी मेकिंग करें। जो कि सेकंड फेज में भी, जिस वक्त हमने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया, हमने उस फ्रंट पे तो कामयाबी हासिल की, लेकिन अगेन इंटरनल फ्रंट के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, उस पे फिर हम नाकाम रहे। हमने प्लान ए, प्लान बी तैयार नहीं किया। तो जिसकी वजह से ये हालात इस वक्त
इस वक्त जो जो दुनिया हालात में हैं। आप कह रहे हैं जो इमेज है पाकिस्तान का इसलिए नेगेटिव है, और उसमें फिर हॉस्टाइल जो एजेंसीज हैं जिसमें अब इंडिया का अगर आप देखें जिसमें EU इन्फो लैब पकड़ी गई 2019 में उसकी रिपोर्ट थी, फिर 21 में रिपोर्ट थी, जिसमें दर्जनों वेबसाइट्स और उसके अलावा झूठे आर्टिकल लिखवाना पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो रशिया टुडे हो या वॉइस ऑफ अमेरिका हो, उसमें वो फिर पकड़ा यूरोपियन यूनियन ने। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, और फिर उसी टेररिज्म में जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया, अब साबित हो गया कि वो तो इंडिया उसके अंदर शामिल था। जो अब फेटफ की रिपोर्ट आ रही है, जो कनाडा में हरदीप सिंह का जो मर्डर हुआ है, उसके अलावा जो 9 कमांडर्स, नेवल कमांडर्स इंडियन पकड़े गए कतर में जिनको एग्जीक्यूट किया गया, कलभूषण यादव का हमारे यहाँ पकड़ा जाना, और फिर अब वो रिपोर्ट फेटफ ये कह रही है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग में इंडिया मुलविस रहा है, गालिबन कोई 850 बिलियन डॉलर से वो ज्यादा की रकम बताई जा रही है, जो कि 10 सालों में हुई है, उसका ताल्लुक TTP और इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको फंडिंग करना है, उनको हथियार प्रोवाइड करना है, जिसमें आपने देखा कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों की जो तरसील होती रही है या मार्केट जिसके ऊपर कोई खेलता रहा है तो वो इंडिया है। 11% दुनिया के हथियार खरीदता है। तो आप अगर इन सारे फैक्टर्स को जमा करें तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में क्यों बदनाम किया गया, और ये जानबूझ के किया गया। किसी ने किया प्रोड्यूस किया, कुछ हमारी अंदर की गलती है, लेकिन बाहर से भी दोनों साइड से डैमेज। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा अभी वर्ल्ड अफेयर पे आपका माशाल्लाह बड़ी अच्छी नज़र है। दुनिया में अभी जंग हो रही है, इन हालात में 21st सेंचुरी में जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और ये इसराइल में क्या हो रहा है, इसको आप क्या समझते हैं? 3rd वर्ल्ड वॉर है या 2nd वर्ल्ड वॉर की दोबारा एक्सटेंशन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ख्याल ये किया जाता था, जो मॉडर्नाइजेशन का पैराडाइम आया हमारे पास, कि इंसान बड़ी तरक्की कर गया और वो अमन और अमान की तरफ जाएगा, और ऐसा मैकेनिज्म बना लिया यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, इंटरनेशनल रिजीम्स, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, और ऐसा इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सबके लिए बाइस कंसर्न है, पॉवर्टी सबके लिए बाइस तशवीश है, इसी तरह से टेररिज्म सबके लिए बाइस तशवीश है। लेकिन हमने फिर क्या देखा? हमने ये देखा जो पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव है कि जो सच्चाई थी वो वही है जो सदियों पहले थी। हमने झूठ का पलंदा ऊपर डाला, जब इसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो बात वही निकलेगी कि बाय नेचर मैन जो है इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, और जब तक उसको अच्छी तालीम न दी जाए या अच्छा डंडा न दिखाया जाए, पावर न दिखाया जाए, तो वो सीधा नहीं होता। दुनिया में चूंकि इस वक्त पावर चल नहीं रहा, यूनाइटेड नेशन उस तरह काम कर नहीं रहा, OIC उस तरह काम कर नहीं रहा, मल्टीलैटरल फोरम उस तरह काम कर नहीं रहे, तो इसलिए एक रियासत जो है वो दूसरी रियासत के लोगों की जिंदगी, उनकी माल, उनकी आज़ादी, उनकी वेलफेयर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सबको बर्बाद की खड़ा है। और यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है हुमायूं साहब मेरे लिए कि रियासत का जो खुद वजूद है उस पर बड़ा सवालिया निशान है। रियासत 1648 में आपने क्यों बनाई थी? ताकि 5 चीजें इंसानों को दी जा सके, उसकी जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़, उसकी वेलफेयर, उसकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, और उसकी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए ऑर्डर एंड जस्टिस। अब उसकी बुनियाद पे इंटरनेशनल सिस्टम बनाया आपने, जिसमें इंटरनेशनल लॉ रखा, कोर्ट ऑफ जस्टिस रखी, यूनाइटेड नेशन को रखा, कि अब दुनिया में अमन अमान होगा, जंगो जदल के जरिए मसले हल होंगे, कोई किसी की आज़ादी को, जिंदगी को सल्ब नहीं करेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि वही रियासतें एक रियासत के पीछे खड़े होकर उसको कह रही हैं जो बिगाड़ना है बिगाड़ दो, यूनाइटेड नेशन को भी हम रोके रखेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो भी करते रहेंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि एक तरफ रियासत है तो दूसरी तरफ माशरा है। माशरा अकदार पे होता है, जो जापानीज माशरे के अकदार, ठीक है ना। अमन चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। ये मुसलमान वर्सेस यहूदियों की जंग नहीं है, मुसलमान वर्सेस ईसाइयों की जंग नहीं है, मुसलमान वर्सेस बुद्धिस्ट की जंग नहीं है, मुसलमान वर्सेस हिंदू की जंग नहीं है। केरला इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, यूके में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, स्टैंड लिया तो बेल्जियम ने लिया, स्टैंड लिया तो आयरलैंड एंड ऑकलैंड ने लिया, साउथ अमेरिका से कोलंबिया ने लिया, अफ्रीका के मुमालिक ले रहे हैं। इंसानियत की बुनियाद पे, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो कल को ये हमारे घर में भी है, इसको रोकना होगा। तो डॉक्टर साहब ये